सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। ख़बरें जो है वो लंदन से बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही हैं। मियाँ साहब की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद जो उनके टेस्ट होने हैं वो लंदन में ही होने चाहिए। कुछ इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मुझे यकीन है कि समी साहब और राना साहब इख्तलाफ राय रखेंगे मुझसे। जी समी साहब, आपने किसी और तरीके से देखा होगा रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत शुक्रिया। देखें, बोल्ड टेलीविज़न है और हम मुकम्मल आज़ादी देते हैं प्रोग्राम्स में। जिसकी जो राय है वो बरमला उसका इजहार करता है। कोई तो रिपोर्ट की हम बात कोई है, बिल्कुल भी कोई लिखा हमारा ये कोई ऐसा ना कभी इरादा रहा है ना है कि किसी को सप्रेस करें, किसी को दबाव में डालें, उसे कहें नहीं भाई आप ये कहें। आप समझती हैं कि मियाँ साहब बहुत बीमार हैं। मैं नहीं समझती, रिपोर्ट में लिखा आखिरी अब रिपोर्ट में जी मैं आपको बताऊं ना, मैं आप बाकी तो सारी एक एक लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट पे, लेकिन मैं आपको एक दो लाइनें जो है ना बेसिकली जो असल जैसे कहते हैं ना कि पंच लाइन क्या है, निचोड़ क्या है इसका, वो कहते होते थे ना वो कि बहुतियां गल्लां दी इको ही गल ते बहुते पानी दे इको हाल, नवाब ट्यूबवेल ब्रांडर थ्रोड लाहौर वाले। ये पुराना एक इश्तिहार होता था, रेडियो पे आता था। मुझे अब छोटा था मैं स्कूल में, मुझे याद है वो जो पंच लाइन है ना राना साहब, वो ये है। डॉक्टर ये है डॉक्टर लॉरेंस, इनका पूरा नाम है मिस्टर डेविड आर लॉरेंस, कंसल्टेंट ये जो हैं ये सर्जन है, कार्डियक सर्जन। कहते क्या हैं जनाब, ये पूरा मैं पढ़ूंगा लेकिन एक जगह पे ये लिखते हैं, आई विल लुक टू रिव्यू हिम विद द रिजल्ट्स ऑफ हिज कार्डियक स्कैन्स, कैथ एंड क्लिनिकल हेमाटोलॉजी कंसल्ट्स। Furthermore, he needs to mobilize now. He needs to mobilize now. I'm listening. And should find time for short walks at least twice daily. अच्छा, अब मैं आपको ना एक जो बंदे जिनकी हार्ट की सर्जरी होती है, बेड जो बहुत ज़्यादा बंदा बीमार होता है वो बेड रिडन होता है, उसको बेड से हिलने नहीं दिया जाता, मशीनें लगी होती हैं। फिर थोड़ी सी जब उसकी इम्प्रूवमेंट होती है तो उसको वो वेंटिलेटर से उतारते हैं, नॉर्मल वार्ड में ले जाते हैं, मशीनें उतर जाती हैं, मेडिसिन शेडिसन। ये जो हार्ट का जिनकी सर्जरी होती है, जिस दिन उन्हें घर भेजना होता है ना राना साहब, उस दिन उन्हें उठाया जाता है बेड से और कहा जाता है थोड़ा सा चलें, वॉक करें। जब वो वॉक करते हैं और उनकी दिल की धड़कनें ठीक रहती है तो फिर चंद घंटों के बाद उन्हें कह दिया जाता है कि अगर आप जाना चाहें तो आप चले जाएँ। अब ये डॉक्टर लॉरेंस जो है ना, पता नहीं मियाँ साहब कितने को बीमार होंगे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं आज एक प्रोग्राम पे देख रहा था, उन्होंने सवाल ऐसे फ्रेम किया हुआ था कि क्या अब हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है उसका मजाक उड़ाना बंद करेगी, और उनके वो 5-7 जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक से एक बढ़ के जो है ना वो कह रहे थे कि नहीं ये तो कोई महज़ब माशरा होता तो ऐसा कोई जिक्र ही ना होता। और बहरहाल एक बड़ी उनकी, खैर उनका अपना एडिटोरियल कंटेंट है, लेकिन मैं देख रहा था कि ये जो मफादात और बहुत सारी चीज़ें जो है किस तरह इंसान के बयानिए पर असरअंदाज होती हैं। अब ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस दिन बंदा सेहतयाब होता है उसको चलाया जाता है। डॉक्टर कह रहा है मियाँ साहब नाउ इट इज़ टाइम टू मोबिलाइज। ये जो आप हर वक्त बैठे रहते हैं इससे आप कम से कम दिन में 2 दफ़ा वॉक करें। ये है यहाँ पर नून लीग वाले, ये इन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी है, हम वो देखते हैं। हुसैन नवाज भी आके बैठ जाते हैं डॉक्टर अदनान के साथ एक जाली सा रोना सा मुंह बना के, और उसके बाद वो जनाब मियाँ साहब बीमार हैं, मियाँ साहब को ये हो गया। ये सारी जो बीमारियाँ हैं उनकी ऑन गोइंग बीमारियाँ हैं। एक उनकी जो आर्टरी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 80% बंद है। मेरी 95% बंद थी जब मेरा स्टेंट उन्होंने डाले थे, जिसकी वजह से वो शायद मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करते होंगे। लेकिन ये कहना कि मियाँ साहब, अब ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान में हो सकता था, लेकिन नहीं, वो उनका क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है, उनके पास बहुत पैसा है, यहाँ पर उन्हें यहाँ के डॉक्टर्स पर, यहाँ पर जो हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट हैं वो नहीं समझते कि वो सही तरीके से स्टेराइल हैं, सही तरीके से साफ़ हैं। वो वहाँ पर वो ये नहीं करना चाहते। ठीक है, वो इनको गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी है, मामू बन गई पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी। और मैं तो पहले उसी दिन से कह रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी ऐसा लग रहा था नून लीग ज्वाइन कर लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कि मैंने जी पता किया है कि वो जी उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, रिज़ल्ट्स और हर चीज़। अब ये डॉक्टर लॉरेंस ने ये जो चीज़ लिखी है
आखिर में कहते हैं मियाँ शरीफ इज़ करंटली अंडर गोइंग इन्वेस्टिगेशंस, यानी उनकी आने के मुद्दत हो गई है, उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पता चले कि ये ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका हमने इलाज करना है। 4 हफ्ते के बाद भी जिसका डॉक्टर ये लिखे कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी इलाज शुरू नहीं हुआ, 4 हफ्ते इलाज शुरू नहीं हुआ लंदन में अभी तक, वही दवाइयाँ जो वो यहाँ पे खा रहे थे वहाँ पे खा रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि अभी हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो लंदन ही में करनी है क्योंकि ये उन्हीं का डॉक्टर है और उस चंपू ने उन्हीं के कहने पे सब कुछ लिख के बता दिया कि जी बिल्कुल यहीं पे इन्वेस्टिगेशन होनी है, यहीं पे रहना है। जो बंदा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हो, जिसके बारे में ये हो कि दम अब निकला कि कल निकला, वो तो पता होता है कि इसको बीमारी क्या है, वो 4 हफ्ते हो गए हैं, वो कह रहा है कि मैं अभी इन्वेस्टिगेशन और इधर ही होगी इन्वेस्टिगेशन और फिर पता चलेगा। और ये कहा मियाँ साहब को कि ज़रा वॉक शॉक शुरू करें, आप जो खाबे खाते हैं उसके हाजमे के लिए थोड़ा वॉक। ये है असल इस रिपोर्ट में जिसको आज पाकिस्तान का चैनल और ख़ास तौर पर वो जो मीडिया के चैनल जो बड़ा जिनका हमदर्दी और सॉफ्ट कॉर्नर है मियाँ साहब के लिए। अच्छा, आपने क्या ये जो रिपोर्ट है वो हो सकता है मियाँ साहब के कहने के ऊपर? नहीं, मैं कहता, मैंने ये कहा ही नहीं। आपने कहा, उन्होंने कहा, इन्होंने लिख दिया, मैंने कहा ही नहीं। नहीं, ये आपको आखिरी वाले पैराग्राफ से पता नहीं क्या मसला हो रहा है, बाकी सारी रिपोर्ट आपको ठीक लग रही है, वो भी डॉक्टर ने ही लिखी है, ऊपर वाली रिपोर्ट आखिरी पैराग्राफ डॉक्टर ने लिखा। अभी आपने बात की ना कि 4 हफ्ते, देखिए अदालत आलिया ने इनको 4 हफ्ते का टाइम दिया और 4 हफ्ते में इन्वेस्टिगेशन बीमारी की भी उसी तरह की है जिस तरह की इनकी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन है, वो भी आसानी से मुकम्मल नहीं होती, और इनकी बीमारी की भी इन्वेस्टिगेशन सनी साहब उसी तरह। ये देखिए मेरी बात सुने, ये जो उन्होंने कहा 2 दफा वाक करने के लिए टाइम निकालें, इसका मतलब वहां कोई सियासत कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि इनके पास वाक के लिए टाइम नहीं है, जो डॉक्टर ये इन्हें कह रहा है कि टाइम निकालो। चले, ये आपकी बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। मैं आपको आप लोग शुरू हो जाते हैं, अब डॉक्टर ने कह दिया आराम से बाहर आ सकेंगे। अब मैं एक और चीज़ का हवाला देता हूँ। देखें, ये कहानी नई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इनकी पिटीशन आई थी राना साहब, तो वहाँ पर भी इन्होंने यही कहा था कि जी बहुत बीमार हैं और वो अल्लाह ताला उन पर रहम करे, वो फौत होने वाले हैं। डॉक्टर लॉरेंस ने तब भी लिख के कहा था कि बड़ा जी, इन्होंने एक लेटर पेश किया था जिसको अदालत ने कहा था कि ये एक प्राइवेट लेटर है, हम इसे अकोमोडेट नहीं करते। 6 हफ्ते के लिए ज़मानत हुई थी, मियाँ साहब हॉस्पिटल नहीं गए, 6 हफ्ते अपने घर में बैठे रहे, 6 हफ्ते के बाद अपनी सज़ा भुगतने के लिए फिर चले गए। अब फिर ये हुआ कि इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया। अब तो खैर डील तो शायद अभी नहीं हुई, बहुत सारे लोग कहते हैं ढील जो है ना, उसका लफ्ज़ आप वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। अब ये 4 हफ्ते हो गए लंदन गए, अभी तक इनकी बीमारी की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 6 हफ्ते यहाँ पर रहे तो इन्होंने कहा जी लंदन जाके इलाज होना है, यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता। यानी ये बताया जा रहा था कि कोई ऐसी चीज़ करनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। और मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती थी कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बरतानिया में नहीं है, तो वो अमेरिका जाएंगे और अपनी गर्दन की जो शरियान है उसका वो सर्जरी कराएंगे। यहाँ पे इस रिपोर्ट में डॉक्टर लॉरेंस ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। उसने आर्टरी की जो उनकी 80% आपकी जब 95% बनती ना समी साहब, तो डॉक्टर्स ने कहा था मुआवजे के तौर पर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था, आपने मुझे खुद बताया। नहीं, आप पता नहीं किसी और की बात है, मैं आपकी बात कर रही हूं। अच्छा खैर, मुआवजा कुछ नहीं कहा था। ये बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, बंदा भूल जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आर्टरीज बंद होती हैं और जब वो चेकअप के लिए जाते हैं, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ये, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है ये भी एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन हम इसे बोलते हैं। मैं 80% आर्टरी का बंद होना डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी आर्टरी 75% से ज़्यादा हो तो आपकी एंजियोप्लास्टी करके उसमें स्टंट डाल दिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और यहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और इन्होंने और बहुत सारी कहानी सुना के तो आगे बहुत सारी रियायत लेनी थी, इसलिए इनका इलाज तो ये चीज़ यहाँ पर हो ही नहीं सकती उनकी, तो वो तो उन्होंने करवानी बाहर अपने ही डॉक्टर से करवानी है। मैं ये कह रहा हूँ 69 ईयर्स उनकी एज है, उनका बाईपास हुआ है, उनको शुगर है। ये जो उन्होंने दवाइयों की जो लिस्ट दी है ना, ये सारी वो, इनमें से 50% तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ब्लड प्रेशर की हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ, मैंने आपको बताया भी है। ये जो इसमें जो फॉलिक एसिड्स हैं, ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सारे उनके वाइटामिन हैं। फिर उसके बाद लो सार्टन जो है, अम्लोडापिन है, या ये जो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट है, ये वो सारी चीज़ें वो लेते हैं, वो उसके लिए इंसुलिन लेते हैं। ये सारी वो तफसील है। 50% वही मेडिसिन है जो यहाँ पर मैं भी वो इस्तेमाल करता हूँ। मुझे भी 4 स्टेंट पड़े हुए हैं। बीपी भी है, हार्ट का इशू भी है। मैं ये कह रहा हूँ, मान लिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीमार हैं, लेकिन ये जो फसाना गढ़ा जा रहा है ना
एक मियाँ साहब एक कन्विक्टेड आदमी है, एक सजा याफ्ता, उनके ऊपर पाकिस्तानियों का माल लूटने के इल्ज़ामात हैं, रेफरेंसेस हैं। वो जो जिस तरह एक वो 190 मिलियन पाउंड्स आए हैं ना बाहर से, लंदन से, इसी तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी अगर वो मनी ट्रेल ना दे सके तो उनका भी अनएक्सप्लेन्ड जो है ना वेल्थ ऑर्डर वो हो सकता है वहाँ पर, और उन चीज़ को यानी इतने बड़े सीरियस चार्जेस हैं और उनको आपने भेज दिया वहाँ पे, और ये फिर टोपी ड्रामा, अब 4 हफ्ते की ज़मानत है, अब फिर ये टोपी ड्रामा कि जनाब वो तो बड़े शदीद। इस लेटर में कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है या वो एमरजेंसी, उनको केयर की ज़रूरत है, और इस वक्त अगर उनको कहीं शिफ्ट किया गया तो वो उनकी खुदा न खासा ज़िंदगी को ख़तरा है। एक लाइन ऐसी नहीं लिखी उस डॉक्टर ने जिसके में उसने ये कहा कि मूव करें, अपनी वॉक शॉक शुरू करें, और सारा उसने कहा जी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसने ऊपर लिखा हुआ, अगर मैं ये पूरी रिपोर्ट पढ़ूं कि जी वो जो स्लो रिस्पांस है उनका जो हम थेरेपी कर रहे हैं, और अगर ये हमें महसूस किया तो हम आगे जाके ये जो एक वो टेस्ट है, टेक्स क्या है वो मैं पढ़ रहा था जो मैंने आपको बताया भी है कि वो उसमें हम करेंगे टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन वो करेंगे। अच्छा, लिम्फ नोड एक है जो इनका पेट स्कैन हुआ, अब उसकी बायोप्सी करनी है। अब लिम्फ नोड की जो बायोप्सी है वो यहाँ पर भी नहीं पता था कि लिम्फ नोड है और उसकी बायोप्सी करनी है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि नहीं जी नहीं, हम तो कोई ये मियाँ साहब यहाँ पर तो कोई हाथ ही ना लगाए मियाँ साहब की बॉडी को, ये डॉक्टर इस काबिल ही नहीं है, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। उनके अपने शरीफ कॉम्प्लेक्स के भी उन्होंने कहा कि नहीं। मैं कह सिर्फ ये रहा हूँ अलीना, मैं कोई बीमारी पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं कह ये रहा हूँ कि ये जो उनकी बीमारियां हैं ये उनकी पुरानी बीमारियां हैं और उनमें कोई ऐसी संगीन सूरत हाल नहीं हुई। उनकी सारी बीमारियां जो थी ना वो पुरानी ही थी। अगर आप गौर करें पिछले दिनों भी जो ज़्यादा इशू था वो ये इस चीज़ का इशू था कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं उनकी जो मसला आ रहा था कि वो क्यों इतनी कमी आ रही है, दैट्स द रीज़न। इसके अलावा 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, अभी डॉक्टर कह रहे हैं। देखें जी मैं आपको सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर थोड़ी हैं, जाति टीका लगा देंगे, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक सेकंड भाई मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पढ़ के सुनाएं। ही हैज बीन रिव्यूड, राणा साहब ये मैं पढ़ के सुना, आखिरी पैराग्राफ बार बार पढ़िएगा। He has been reviewed by the hematology team at the Guy and St Thomas Hospital and London Bridge Hospital and has most likely ITP, ये वो immune disorder है, the trigger and underlying cause for which is unclear, इसकी वजह क्या है हमें नहीं पता, and he is having a slow response to first and second line therapies, यानी जो सेकंड और जो लाइन थेरेपी या फर्स्ट लाइन उस पर उनका यानी उसका जो इलाज है उस पर वो रिस्पॉन्स आ रहा है, स्लो है। इफ़ द प्लेटलेट काउंट डज नॉट रिस्पॉन्ड ही मे बी कंसीडर्ड फॉर पॉसिबल, जो मैंने आपको कहा टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन। वी वांट टू टारगेट ए प्लेटलेट काउंट बिटवीन 50 to 150 के टू अलाउ सेफ ट्रीटमेंट विद एंटी प्लेटलेट थेरेपी। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग है उनको इस वक्त या इस हद तक खतरनाक लेवल है। वो टारगेट है उसने बताया, ये नहीं बताया कि अब कितना प्लेट टारगेट सुन ले राणा साहब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ यानी उन्होंने टारगेट अपना बता दिया, ये नहीं बताया कि इस वक्त मियाँ साहब का प्लेटलेट काउंट क्या है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अभी रिस्पॉन्स आ रहा है जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, अगर वो नहीं आया, अगर हमने देखा तो फिर वो जो टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन की वो यस रिस्पांस आ रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, इससे तो जाना पड़ा। अब आपने दवाइयाँ तो वही है, देखिए अब पता नहीं वहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट के साथ। अब अगर आप इस अगर अब आपने वो कहते हैं ना अब आप ही ने बताया सर, मैंने तो उसी में हमने गुलशन के इतना बड़ा कि हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। अब अगर मियाँ साहब के तहफ्फुज़ की आपने कसम खाई है तो ठीक है, मैंने नहीं किया, आप ही तहफ्फुज़ दिए जा रहे हैं, आप ही ने कहा ये मैं मेडिसिन लेता हूं। लोग अंग्रेजी भी सुनते हैं और वो समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है मैंने क्या कहा। मैं रिपोर्ट पढ़ के जितनी मुझे समझ आई लास्ट पैराग्राफ में। देखें ये सारे कहते हैं, हम भी कहते हैं कि बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बीमारी की आड़ में सियासत खुद नून लीग वाले कर रहे हों। अब आप मुझे ये बताएं, अभी आपने बताया अदालत उज़्मा ने इनको 6 हफ्ते दिए कि अपना इलाज कराओ, उन 6 हफ्तों में ये जाती उम्रा में बैठे रहे, ये गए कहीं इलाज कोई इन्होंने अपना करवाया। अब फिर 4 हफ्ते की जमानत मिली लंदन जाने के लिए। मैं आपको आखिरी पैरा पढ़ देता हूं जो इनका बड़ा फेवरेट पैरा है, वो भी आप जरा सुन ले, आप जरा सुन ले। 80% रिस्क बताया उन्होंने भाई, छोड़िए 80% सारी बंद है उनकी। वी आर टॉकिंग समथिंग सीरियस, अभी सुन लें। आई एम आल्सो टॉकिंग वेरी सीरियसली। मिस्टर शरीफ इज करंटली अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशंस एंड इज under constant clinical monitoring of the ongoing treatment which is paramount to stabilize his health, also requiring persistent follow-up in the United Kingdom. Follow-up चाहिए,
फॉलो अप ये होता है जी। कि जो आपका इलाज जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन आपने इसका फॉलो अप हफ्ते के बाद आके दिखाना है, 2 हफ्ते के बाद आके दिखाना है। Until these issues are finally addressed and he is able to resume day to day activity. यानी डे टू डे एक्टिविटी, ये नहीं है कि हिज कंडीशन कब आउट ऑफ डेंजर, अभी ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, नहीं ऐसा ही, वो स्टेबल हैं, उनकी वो दवाइयाँ वो ले रहे हैं और फॉलो अप के लिए बरतानिया में होने चाहिए उनको। और फॉलो अप का मतलब होता है चाहे हफ्ते के बाद आएँ, चाहे 2 हफ्ते के बाद आएँ, जैसे कहते हैं ना दवाई लो चले जाओ कार अगले हफ्ते आके फिर मैंने चेक करा दिया जी। ये है सिस्टम जिसको ये बना के पेश कर रहे हैं यहाँ पर कि मियाँ साहब पता नहीं कितने बीमार हो गए। और वो जो इमरान खान साहब ने बात कही थी ना कि मैंने देखा वो जब जहाज़ पर जा रहे थे यूँ माशाल्लाह सूटेड बूटेड, ये कहा ये कहाँ से इतनी जल्दी ठीक हो गए। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रही है कि मियाँ साहब को जो पुरानी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो शुगर है, जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि खाना उनका बड़ा ज़बरदस्त था, आपने वो डॉक्टर भी सुना समा हॉस्पिटल, वो उसका सर्विसेज हॉस्पिटल का, जिसने ये कहा कि बद परहेजी करते थे। अब ये जो आर्टरीज नैरो होती हैं, स्टेनोसिस जिसे हम बोलते हैं, ये इसलिए होता है कि जब आपका शुगर लेवल अप हो जाए, और आपका शुगर लेवल अप होता है या खाने की वजह से, या फिर जो ख्वाजा आरस ने कहा था कि जेल में मेरे क्लाइंट को तनाव बहुत है। ज़ाहिर है आप जेल कुशालाबाद गार्डन तो नहीं है, वहाँ पे तो तनाव ही होगा भाईजान, वहाँ पे ये थोड़ी होगा कि गुलो गुलजार है और वहाँ पर वो गीत गाते फिरें, ऐसा तो कुछ कम नहीं है। इसने उसने ये नहीं कहा कि ट्रैवल की इजाज़त नहीं है, ये नहीं कहा कि इजाज़त नहीं है। बात ये है समी साहब, मेरी गुजारिश सुने, आपने बात की है तनाव की। मसला ये है कि जब तक ये जेरे हिरासत थे, जब तक ये जेल में थे, उस वक्त तक ये सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज रहे। जो ही इनकी जमानत हुई ये जाती उम्रा चले गए, वहाँ घर पे बैठे रहे, उसके बाद घर में अस्पताल, उसके बाद अब 4 हफ्ते होने को आए हैं, इन्हें लंदन चले गए हैं, वहाँ कौन से अस्पताल में दाखिल हुए, वहाँ भी घर में कहते हैं जी अस्पताल बन गया। तो समी साहब ये कौम को जो धोखा दे रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज कराओ। अब जब तक वो जेरे हिरासत है वो सर्विसेज अस्पताल में है, हमें पैसों से मतलब है, जिसकी शुरुआत बकौल समी साहब के हो चुकी हुई है, तो बस हमें तो पैसों से नहीं, पैसा भी आएगा अलीना, बात ये है कौन को ये बताना चाहिए, जिंदगी जो है उसमें आसानी आनी चाहिए, ना कि सारा दिन जो है वो मियाँ साहब की जो है खबर चलती नहीं, मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब लेट गए, मियाँ साहब चले गए, मियाँ साहब का लाल मफलर, इससे बाहर आ जाना चाहिए। मियाँ साहब की सेहत के लिए हम सब दुआगो हैं, लेकिन कौम ये भी जानती है, मेरी बात सुने, कौम अलीना ये भी जानती है कि इन्होंने इस कौम के साथ क्या क्या नौसरबाजियां की हैं। इन्होंने कौम, ये देखें बात ये है कि 19 साल बाद भी इनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। 2000 में भी यही दरखास्त थी ना कि इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। बात ये है कि कोई जो डॉक्टर ने लिखा है उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बताया जाए। अभी उनको जो हार्ट के इश्यूज हैं उसके लिए या आपका एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें आपके स्टंट पड़ जाते हैं, ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं जिनमें पाकिस्तान में वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर एंजियोप्लास्टी भी होती है, यहाँ पर जो कार्डियक जो सर्जरी है वो भी होती है, यहाँ पर बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान बेस्ट हॉस्पिटल है, AFIC बेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, पंजाब में जो अभी वकीलों ने तोड़ा है लाहौर में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी बेस्ट है वो इंस्टीट्यूट। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए मियाँ साहब को बाहर जाने की ज़रूरत थी। मकसद सिर्फ ये था कि मियाँ साहब को यहाँ से निकाला जाए और शहबाज शरीफ साहब उनकी तीमारदारी के बहाने चले गए। अब मरियम नवाज साहबा जो है, अब मरियम नवाज साहबा जो है वो ये कोशिश कर रही हैं, खामोश हैं, ट्विटर खामोश है, बात नहीं कर रही, एक अपने तरफ से एक CBM के जी हम बिल्कुल बयानिया। लेकिन उनके जो साथी हैं, मैं आज सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का वो मौजूद है और वो इलेक्शन में आएगा और मरियम नवाज साहबा उसको लीड करेंगी। लेकिन अभी डर के मारे जो है ना, क्योंकि वो मरियम साहबा बाहर जाना चाहती हैं, इसलिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उनका नाम ले देता हूँ। आपने जिनका अभी जिक्र किया, यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे, ये जो नवाज शरीफ के बयानियों को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, हफीजुल्लाह नियाजी, हसन नियाजी, उनके साहबजादे बेटा और वो इतनी गालियां निकालता है हफीजुल्लाह नियाजी इमरान। आज भी वो कह रहे थे नवाज शरीफ का बयानिया जिंदा है। हाँ ठीक है, तो वो पहले हफीजुल्लाह नियाजी का बेटा है हसन नियाजी। लेकिन जो मीडिया है, क्योंकि जाहिर है इंडिपेंडेंट है यहाँ पर मीडिया, तो वो जो उसमें भी इमरान खान पर तनकीद करने के लिए वो ये कहानी बयान कर रहे थे कि जी वो भांजा इमरान खान का, उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हालांकि जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं वो रोज़ाना बैठते हैं जियो TV पे रात को प्रोग्राम 7 बजे जो होता है, और उसमें एक उनकी ज़िंदगी का मकसद है कि इमरान खान को अब्यूज़ करना, तहरीक इंसाफ को अब्यूज़ करना।
और ठीक है, उनका राइट है, फ्री लैंड है, वो जो मर्जी करें, लेकिन वो उनका जो अब यानी ये किसी ने नहीं कहा कि हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे को पकड़ना चाहिए जो रोज़ाना रात को टीवी पे आके नवाज शरीफ का बयानिया बयान करता है। तो बात अगर कंस्पिरेसी थ्योरी की करनी है तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हर वक्त नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, उनका बेटा वहाँ पर जाके गाड़ियों को आग लगा रहा है, तो क्या मतलब है? ये सारे नून लीग के वकील थे उसमें अक्सरियत जो थी, और उन्होंने जाके ये एक सीन क्रिएट किया। इब्तदाई रिपोर्ट ही ये है कि ये मॉडल टाउन के सानिया की तर्ज का एक यहाँ पर सानिया करना चाहते थे। और अभी ये देखें सारे जो वकील हैं, जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, जो नून लीग के वकील हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। आप देखें हामिद खान साहब को निकाला हुआ है तहरीक इंसाफ ने, शोकाज नोटिस दिया हुआ है, वो जो एक्शन कमेटी है उसके वो चेयरमैन बन गए हैं। लेकिन राना साहब अब ये बात शुरू हो गई है, मैं प्लीज़ अगर प्रोड्यूसर साहबा तस्वीर चलाएं जस्टिस बाकर नजफी की और जस्टिस उमर अताब बंदयाल की। आज जस्टिस बाकर नजफी ने वो बात कही है जो पूरा पाकिस्तान सुनने के लिए बेताब था, और आज ये बात साबित किया है जस्टिस बाकर नजफी ने कि इस अदलिया में और इस ये जो काला कोट है इसके अंदर कॉन्शियस की जो आवाज़ें हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा उन वकीलों को, वैसे तो ये हड़ताल पे हैं, अदालतों में काम नहीं होने देता, लेकिन अपने साथियों की जमानतें करानी है तो फौरी तौर पर पेश हो गए। जिनसे फीसें ली हुई हैं उनके लिए पेश नहीं हुए अदालतों में, क्योंकि अपने जो साथी हैं उनको छुड़वाना इसलिए कि ताकत बहाल रहे, तो जनाब वो चले गए। लेकिन जस्टिस बाकर नजफी ने कहा कि ये आप में हिम्मत कैसे हुई, आप में ये जुर्रत कैसे हुई कि आपने एक हॉस्पिटल में जाके हमला किया। उन्होंने कहा कि जाएं, जाकर आप फूलों के गुलदस्ते लेके जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा जाओ जाके माफिया मांगो उनसे, उन डॉक्टरों से जिनको तुमने जाके हमला किया हॉस्पिटल पे। आज जस्टिस बाकर नजफी ने जो गुफ्तगू की है, जिस तरह कल जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने यह कहा था कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं, ये वो चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम है उसके जख्मों पर मरहम रखा है जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, और मरहम रखा है जस्टिस बाकर नजफी ने। और ये जो आज सारी की सारी अदालत की कार्रवाई हुई, उसके बाद मैं सुन रहा था एहसन भून साहब कह रहे थे और वो नज़ीर आज़म तारड़ साहब कि हम जाएंगे जी, फूलों के गुलदस्ते लेके जाएंगे। वो आप भाई जो बात कही है बाकर नजफी साहब ने उसको समझें आप, फूलों के गुलदस्ते नहीं। आप जिन लोगों ने मुझे बताया पाकिस्तान बार काउंसिल, कितने लोगों के लाइसेंस आज तक आपने सस्पेंड किए हैं हॉस्पिटल पर हमला करने के इल्ज़ाम में। पूरे पाकिस्तान में आप सारा काला कोट बाहर ले आए हैं। अच्छे मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहता कि कोई अच्छा है या बुरा है, कौम इसे जज करेगी, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि वो ये कहे कि जनाब ये बात गलत है। ये वकील पूरे आज इन्होंने इस्लामाबाद में क्या किया, 25-30 वकीलों की रुकनीत मनसूख कर दी है बार की, इसलिए कि जी वो हमने नहीं जाना, हमने वो ऐसे करना है। सुबह सुबह मुझे जजेस की हलफबरदारी में, अच्छा सुबह सुबह मुझे वो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं हमारे, रिजवान अब्बासी, बड़े अच्छे वकील हैं, उनका फ़ोन आ गया और जी मीडिया वन साइडेड तस्वीर पेश कर रहा है। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं रिजवान अब्बासी साहब, ये जो लोग हमला नहीं जी, वकीलों ने हमला नहीं किया, भाई लोग अंधे हो गए हैं और स्क्रीन पर नजर आ रहा है, गोलियां चला रहे हैं, और ये इस तरह के लोग हैं। आप सारे रिश्ते नाते निकाल के देखें, कोई नून लीग का होगा, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, पॉलिटिक्स किया इन्होंने, सियासत पर लोगों को मार दिया, और ये वॉर क्राइम है। मैं कल भी कहा था इसका, आप मुझे बताएं ना, मैं आज फिर ये सवाल करता हूँ, वो एटीसी के जो अदालत के जज हैं उन्होंने तो बड़ी अच्छी, वो एटीसी जज ने तो बहुत अच्छा फैसला किया, मैं कहता हूँ कि फिजिकल रिमांड दिया वकीलों का। राना साहब बिल्कुल बड़ी हिम्मत से बात की है आज, और बहुत सारे जजेस ने आज रिफ्यूज किया वकीलों का मुकदमा सुनने से। उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मुकदमा सुना जाता और इनको बताया जाता वकीलों को कि आप कानून से अबव नहीं है। इनके साथ भी वही सलूक होता जो हमारे साथ आम आदमियों के साथ अदालतों में होता होना भी चाहिए और होगा। समी साहब, खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, वकला के इशू पे बात हो रही थी। देखिए, वकला के इशू पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसने सब कुछ देख लिया, और आज हामिद खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इसमें कोई तीसरा हाथ था
और ये वकला को कमज़ोर करने की बात है। ये बिल्कुल अहमद खान साहब आप वही बात कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ से पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा ये मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जरदारी साहब ने भी जब उनसे पूछा गया कि ये फेक अकाउंट में पैसे कहाँ हैं तो उन्होंने कहा ओ जी आप तो हमें सियासत का निशाना बना रहे हैं, ये नैब जो है ये अपने सियासी दुश्मनों को सेटल करने की बात कर रही है। और आप अहमद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं और आप क्या बात कर रहे हैं बैठ करके, कोई तीसरा हाथ है? आप किसको तीसरा हाथ कह रहे हैं, किसको मलाइन कर रहे हैं आप? ये जो लोग काला कोट पहनकर 4 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिलों पर पूरी कौम ने देखा जो कहते थे कि डॉक्टर तू आज गयो, और जिन्होंने आके लाठियां मारी, जिन्होंने फायरिंग की, काला कोट पहना हुआ इन्होंने, जिनकी शक्लें नज़र आ रही हैं, जिनको पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर ये वकील नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप इनकी कहते हैं कि इनकी ज़मानत हो? ये क्यों जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है कि जी ये सारे जो वकील हैं इनकी ज़मानत हो? क्या ज़रूरत है पेश होने की आपके सारे वकीलों की? ये तो आपके बंदे ही नहीं है, ये तो किसी तीसरे हाथ के आदमी हैं। खुदा का खौफ करें। वकीलों का बड़ा एहतराम था, कायद-ए-आज़म वकील थे, मैं कह चुका हूँ पहले भी, अल्लामा इकबाल भी थे, और पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट्स वो चलाई लॉयर्स ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इफ्तिखार चौधरी साहब के रीइंस्टेटमेंट के लिए जो तहरीक चली थी वो साबित हो गई कि वो एजेंसी स्पॉन्सर्ड थी। मैं फिर कहता हूँ मुझे इसका कुछ भी खुमियाजा भुगतना पड़े, वो एजेंसी स्पॉन्सर्ड थी इसलिए कि वो एक टेलीफोन कॉल पर वापस हुई गुजरांवाला पर, और वो टेलीफोन कॉल किसी वजीर आजम का नहीं था, वो टेलीफोन कॉल किसी पॉलिटिकल बंदे का नहीं था। ये जो आज बातें करते हैं सिविलियन लीड रोल की, वो जिसकी कॉल पर वापस हुए वो कॉल अगर किसी पॉलिटिशियन की होती तो फिर मैं कहता कि ये सिविलियन लीड रोल की बात कर रहे हैं। तो ये आप क्या बातें कर रहे हैं? वो जो स्पॉन्सर्ड वो जो तहरीक थी उसके बाद जो उसके नतायज आए, और फिर जो इफ्तिखार चौधरी साहब का कंडक्ट था, उसने जो वकला हैं, ये एतजाज़ साहब भी कहते हैं, वो जो एक दमखम था, जो आपकी रिस्पेक्ट थी, वो पहली दफ़ा एरोड होना शुरू हुई। फिर जिस अंदाज में वकीलों ने अदालतों में जजेस को मारा, फिर वकीलों ने जिस अंदाज में साइलों को मारना पीटना शुरू किया, जिस अंदाज में इन्होंने पुलिस वालों को मारा, यानी हर जगह जहां पर भी हमने ये देखा कि ये गैंग के गैंग और जत्थे के जत्थे इकट्ठे होकर आ गए। सहाफ़ियों तक को इन्होंने, अभी भी सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए हैं। तो आप अपने इस रवैये को एड्रेस करें। आप कानूनदान हैं, कानून आपसे ज़्यादा कौन समझता है? लॉयर से ज़्यादा। लेकिन अगर आपने रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो उसके लिए आपको ये जो गैंगिज्म है, ये जो लैंड माफिया के लोग हैं, ये जो क्रिमिनल लोग आपकी सफ़ों में आपके लीडर बन के बैठे हुए हैं, इनसे आपको जान छुड़ाना होगी, वगरना ये कौम के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। और फिर ये जो बर्बरियत हुई PIC में, उसके बाद जिस तरीके से वकला ने हड़ताल की अपील की और पूरे पाकिस्तान में अदालतों का बायकॉट हुआ, और ये कहा कि जी ये तो वकील मासूम है, इनको कुछ ना कहें, आप पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आम जाएं, सड़क पे बात करें, कोई बंदा आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हुकूमत ने आपके साथ नरमी की तो ये हुकूमत भी लोगों के ब्रंट को फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको भी। अगर इस हुकूमत ने थोड़ी सी भी नरमी और लचक दिखाई, वो जो काला कोट पहनकर जो गुंडागर्दी कर रहे थे इनके साथ कोई थोड़ी सी भी लचक अगर दिखाई तो इस हुकूमत के लिए भी पॉलिटिकल बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो वो वकील जो कानून को समझते हैं और जो अच्छे वकील हैं, उनका काम है कि वो अपनी तंजीमों के अंदर उठ खड़े हों और वो बताएं। अब मुझे बताएं, आपने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के कितने मेंबर्स के आपने लाइसेंस जो वो रुकनीत मंसूख की है? और कौन होते हैं आपके बार के प्रेसिडेंट ये कहने वाले कि मैं उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दूंगा, उस पर ये कर दूंगा? ये मुल्क लोगों का है, आईनी मुल्क है, कोई जंगल नहीं है। अगर आपके लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये अब मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता कि लॉ पढ़ते कौन थे लोग, अच्छे लोग जिन्होंने CSS में टॉप किया, एक ज़माना था वो CSS छोड़ के आते थे, एतजाज़ हसन जैसे लोग। और सही कहा जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कि जिस वक्त वकील आ रहा होता था, साइकिल पे भी होता था, या वकील जा रहा होता था तो साइकिल पर आने वाले लोग उतर जाते थे एहतरामन। बिल्कुल यही था वकील का एहतराम। लेकिन किसने उसको ख़त्म किया? ये जो गुंडागर्दी किसने शुरू की? वकीलों के बहरूप में ये जो बहरूपिये आए, ये कौन लोग हैं? आप अपनी सफ़ों को ठीक करें राणा साहब। मैं तो शर्म से सर झुक के मेरा वो कह रहे हैं तीसरी ताकत है। कौन सी तीसरी ताकत है? ये हामिद खान और तीसरी आमतौर पे जो कहा जाता है ना, मेल फीमेल बीच में एक तीसरा ग्रुप होता है, वो हिजड़ों का होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि किसने किया? ये कोई इतने मासूम थे कि इनको कोई वर्गला कर ले गया वहां पर? हामिद खान साहब ये साबित करना चाहते हैं कि इन वकीलों को कोई वर्गला कर वहां PIC ले गया था? दूसरी, समी साहब मेरी गुजारिश सुने, आज जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने जो ये कहा ना,
उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मुखातब करके कहा कि वकला की सफ़ों में काली भेड़ें मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अब और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप किस तरह इसकी वजाहत दे रहे हैं, आप ये बताएं हमला क्यों किया, जंगों में भी हमले नहीं किए जाते अस्पतालों पर। तो समी साहब ये क्या दिफा कर रहे हैं? आपने अभी बात की पाकिस्तान में देखें जितनी भी सियासी तहरीकें चली हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें वकला एक हराबल दस्ता होते थे। और क्या वकील थे वो, जो कि देखें मलिक कासम, एसएम जफर, मलिक मराज खालिद, डॉक्टर खालिद रांझा, एतजाज एहसन, ये लोग थे समी साहब। खालिद रांझा के साथ बड़ा तशद्दुद हुआ था, यानी ये तो कुर्बानियां देने वाले पेशा है। हाँ। वकला ने तो मार खाई, कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, और ये इनका एक रोशन ख्याल लोग थे। इनको क्या बना के पेश किया जा रहा है? क्या बात करनी है, वो कहते हैं तीसरी ताकत है। हर बंदा जिसको समझ नहीं आता, कोई आर्गुमेंट नहीं समझ आता, तो बोलते हैं तीसरी ताकत है। और दूसरी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई ना समी साहब, अब देखना ये कि हुकूमत इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने राना साहब बात कही है ना जस्टिस अली बाकर नजफी के हवाले से, इन वकील रहनुमाओं के पास, हामिद खान साहब जैसे लोगों के पास, एतजाज एहसन जैसे लोगों के पास ये मौका है कि वो अपनी सफ़ों में इन काली भेड़ों को इस प्रेशर के नतीजे में निकाल बाहर करें, वगरना इलेक्शन जीतने के लिए उनको भी बाहर का इलेक्शन, पता है लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं उस पर, MNA से ज़्यादा बड़ा इलेक्शन हो चुका है राना साहब बाहर का। बिल्कुल सही। तो ये इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए, इसको एक पढ़े लिखे लोगों का प्रोफेशन रहने के लिए, ये जो गुंडा एलिमेंट आपके साथ है इनको निकाल बाहर करें। ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है, लोग बहुत इज्जत करते। लेकिन अगर आपने इन गुंडों को प्रोटेक्ट किया और इसी तरह आके आप ये बातें करते रहे तो आप भी बेतौकीर हो जाएंगे, जो कि बड़ा तकलीफ दे होगा। इसलिए कि आप बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, एतजाज एहसन साहब हो, हामिद खान साहब हो, ये वो लोग हैं जो लोगों के आइडियल थे। बीच में आपको ये मानना पड़ेगा 80s में 90s में एक टाइम ऐसा आया जब जिस बच्चे की 3rd डिवीजन होती थी, जिसको कहीं दाखिला नहीं मिलता था, वो लॉ कॉलेज में ले लेता था। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट किए, ये मानना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं आता, कहीं दाखिला नहीं हुआ, चलो जी लॉ कॉलेज में ले लो। नाइट कॉलेज खुल गया, डे कॉलेज खुल गया, लोगों ने जिसको कुछ नहीं आता था उसने। और ये भी हमें पता है कि बार्स का इलेक्शन लोग क्यों लड़ते हैं, काम करवाने के लिए। और ये जो बड़े बड़े, इस वक्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात आपको तल्ख लगेगी, बड़े बड़े जो बहुत सारी जो इस तरह के ओहदेदारान हैं वो दलाल बन चुके हैं, वो रिश्वत दलाल बन चुके हैं। तो ये आप लोगों के पास एक मौका है कि आप पर्च कर दें, अपनी सफ़ों से इनको निकाल बाहर करें। इस प्रोफेशन की आज भी बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपने वो लोग जिन्होंने कत्ल किए जाके PIC में, अगर आप उनकी हिफाजत के लिए हड़तालें करेंगे और उन मुजरमों को बचाने की कोशिश करेंगे, फिर लोग आपके साथ नहीं हैं भाई, फिर आपकी इज्जत नहीं आएगी। आप जितना मर्जी मौक़िफ़ बयान करें आके, क्या आपका किसी मौक़िफ़, हमने तो यहाँ पे मियाँ दाऊद को बिठाया और उसने पूरी चीखो पुकार की। समी साहब देखें, इस मुल्क में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर तौहीन अदालत लगी, उनको तौहीन अदालत में बुलाया गया, तो क्या पीपल्स पार्टी ने या उस वक्त की हुकूमत ने यह कहा कि हम रास्ते बंद कर देंगे, हम काम नहीं करने देंगे? नवाज शरीफ साहब को उनके साबिका दौर में तौहीन अदालत में जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने बुलाया था, और बहुत से मौके आए हैं जिस पर बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया जाता है अदालतों में। एक बार के सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस क्या जारी हुआ है कि पाकिस्तान बार कौंसिल वाले जो है, आप कहते हैं 19 तारीख को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उन्हें बुलाया है, बार के सेक्रेटरी को तौहीन अदालत के शोकाज में, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने 19 तारीख को हड़ताल का ऐलान याद आ गया। मैं आप जिक्र करना भूल गए कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी वो काम किया, ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने सस्पेंड किया लाइसेंस इस्लामाबाद की हद तक उनका, और उन्होंने कहा, और सुप्रीम कोर्ट बार से भी कहा कि आप आएँ। देखिए, मैं पहले इस प्रोग्राम में भी मैंने कहा ये जो बार के प्रेसिडेंट बड़े अच्छे आदमी होंगे, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं कल्बे अब्बास साहब, आते ही ये धरने में चले गए। भाई आप पॉलिटिक्स करनी है तो आप ज्वाइन कर लेना किसी सियासी जमात को, आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट क्यों हैं? फिर चलेगा बिलावल भुट्टो को मिलने के लिए। भाई आप काबिल एहतराम हैं, बड़े अच्छे वकील हैं आप, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें और जाके वहां पर कोई इलेक्शन लड़ें। ये क्या बात है कि बार का जो फोरम है आप उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट बार जो है पूरे पाकिस्तान इसको रिस्पेक्ट से देखता है, इज्जत से देखता है, और वकीलों की बड़ी खिदमात हैं, जो बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं यहाँ पर वर्कर्स के राइट्स के लिए, लोगों के राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, वो वकीलों ने चलाई हैं। लेकिन मैं इफ्तिखार चौधरी वाली जो तहरीक है, मैं उसको अदलिया वाली तहरीक नहीं कहता, इसलिए कि उसमें जिस वक्त
जनरल इशफाक परवेज कियानी ने अपना एफिडेविट नहीं दिया था तो ये समझ आ गई थी कि ये कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है और क्या इसके मकासद है। मैं तो उसको कोई तहरीक नहीं मानता, ना मैं समझता हूं, क्योंकि उसके बाद जो जुल्म किया इफ्तिखार चौधरी ने इस अदलिया के साथ, आज तक हमारी अदलिया उससे निकलने की कोशिश कर रही है। कभी यह भी सुना किसी ने राना साहब कि आप अपने बच्चे का मुकदमा खुद ही सुनने लग जाए? हुआ ये कभी? देखिए ना, ये हुआ ना, और फिर वो आप अंदाजा करें ना क्या वो कौन सी वो तहरीक थी वो किन के फोन पर खत्म हो गई, खत्म हुई। यही मैं बात कह रहा हूँ। तो बात समी साहब, गुजारिश ये है भाईजान, यहाँ हमने बहुत जिक्र किया, आपने भी कहा, देखें चीफ जस्टिस कार्नेलियस वो भी तो एक वकील थे ना, जबरदस्त वकील। दुराब पटेल साहब भी वकील थे, मियाँ महमूद अली कसूरी जो पाकिस्तान के वजीर कानून रहे, कैसे कितने अजीम लोग थे ये, किस किस का नाम लिया जाए यहाँ पे समी साहब, ऐसे अजीम वकला थे। लेकिन ये चंद जो आज जस्टिस बाकर नजफी साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया कि आपके प्रोफेशन में काली भेड़ें मौजूद हैं, तो ये लोग पूरी वकला कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ये इनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, टाइम है कि ये अपनी सफ़ों को क्लीन कर लें और इन मुजरमों की हमायत से हट जाएं। आपकी इज्जत बहाल ही बहाल है, आप सियासत में आके अपनी इज्जत ख़राब कर रहे हैं, मत करें ऐसा। एक्सक्यूज़ मी, अब आखिरी वो है टाइम है, तो जनाब आसफ अली जरदारी साहब भी बिलाखिर कराची के लिए चले गए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। सुबह से जहाज़ नहीं उड़ रहा था मौसम की खराबी की वजह से। नहीं अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगा ऐसे खुदा ताला रहम करे, ये ऐसा महसूस हुआ। नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि अब 27 तारीख को जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो उनकी जो शहादत का दिन है, वो बरसी है उनकी, वो पिंडी में जलसा होगा। लेकिन नज़रें जो है ना वो बिलावल भुट्टो पर हैं राना साहब। नज़रें इसलिए हैं कि वो उस दिन क्या ऐलान करते हैं। अगर वो बयानिया वही रखते हैं जिसमें वो पाकिस्तान की अदलिया को गाली निकालना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, अगर आप इस मुल्क का जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप उसको बुरा भला कहेंगे तो फिर तो ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सिस्टम के अंदर रहकर मोहतरमा ने जंग की थी और उसको बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना भी दे दिया। अब देखना ये है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़िलासफ़ी थी कि सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ठीक करना, अगर आप सिस्टम को तोड़ते हैं तो फिर तो जंगल का कानून है ना। लेकिन समी साहब, मैं आपको, आप भी भाईजान बड़े सादा आदमी हैं जो बिलावल भुट्टो से ये तवक्को रखते हैं। आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, ठीक है, इनकी जो जहनी खबासत है उसको ये छुपा नहीं सकते। आप ये देखें कि रावलपिंडी का नाम वो किस तरह ले रहे हैं कि तीसरी नस्ल भुट्टो खानदान की जो है पीपल्स पार्टी की, वो रावलपिंडी आ रही है। यानी ये अजीब लोग हैं कि ये किस तरीके से इनके अंदर ना, मैं आपको बताऊं, ये एक ख़ास सोच के हामिल लोग हैं जो उससे बाहर ने जो पट्टी पढ़ा दी गई है, जो इनके इर्द गिर्द जो दानिश्वर चिमटे हुए हैं, उन्होंने, आपका मतलब है दानशोर, हाँ, उन्होंने जो बिलावल को गोल गोल के पिला दिया है, वो उससे बाहर पिंडी अब्बा जी का केस पिंडी में चलता है जी। तो उन्होंने आप पारे का भी नाम दिया। समी पहले तो सिर्फ पिंडी खा करते थे, आज उन्होंने आप पारे का भी नाम दिया। साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये लोग, इनका बयानिया अब अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। ये देखें, पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी थी वो पंजाब की पीपल्स पार्टी थी। इन्होंने पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया करवा दिया आसफ जरदारी साहब ने, और बिलावल भुट्टो से जो आप ये तवक्को रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह सफाया करवाया जिस तरह ये वकील रहनुमा वकालत की इज्जत का सफाया करवाना चाहते हैं इस मुल्क से। जरदारी साहब वाला काम कर रहे हैं, मत करें। मैं फिर ये कहता हूं, मुझे पता है आपने प्रोग्राम, आपने अल्लाह हाफ़िज़ कहना, लेकिन मैं बिलावल पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती और ना ही पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पे मैं कोई कमेंट वकीलों से कहता हूं कि आप जरदारी ना बने अपने शोबे के लिए, इस शोबे की कोई इज्जत रहने दें। बिलावल तो बिल्कुल ना बने। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।